नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, बल्कि ये कहूंगा कि भारत के लिए सबसे बड़ा अभिमान का विषय है कि आज से भारत का युग शुरू हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के पवित्र फूल कमल के निशान का लोगो वाला क्षेत्र का शुरुआत हुआ। भारत अगले 1 साल तक इस सभा का अध्यक्षता करेगा। यह दुनिया के सबसे ज्यादा GDP वाला समूह है। किसी भी राष्ट्र संघ के समूहों से ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और सार्थक समूह की अध्यक्षता भारत महान के हिस्से आई है। यह भारतीय होने के नाते परम सौभाग्य का विषय है, जिसकी शुरुआत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आज बाली में हैं। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में भारत रामायण काल से ही एसोसिएटेड है। बाली भारत का ही अंग के तरह से माना जाता है। इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी रामायण का मंचन भारत महान से ज्यादा होता है। आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में जो रामलीला का मंचन हुआ था, उसमें इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकार भी आए थे। हमारे समाचार चैनलों के पूछे जाने पर उन्होंने अपने आप को भगवान राम का वंशज बताया था और रामायण से खुद को जोड़ा था। उन्होंने कहा कि आप अपना पूर्वज नहीं बदल सकते, धर्म तो आप बदल सकते हैं। उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म किस स्थिति में स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूर्वज कैसे बदल जा सकते हैं। हम रामायण के पात्रों के वंशज हैं और रामायण हमारा आराध्य ग्रंथ है। आज उसी पावन पवित्र धरती, जिसको रामायण काल से जाना जाता है, रामायण से जाना जाता है, भगवान राम के प्रति आस्था से जाना जाता है, वहां भगवान राम में आस्था रखने वाले भारत महान के जनप्रिय नायक, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर आज इस शुभ कार्य का शुभारंभ करेंगे। भारतीय होने के नाते हमें इस पर अभिमान है। यह भारत महान के लोकतंत्र की शक्ति और नरेंद्र मोदी की स्पष्ट बाध्यता ही कहा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अणु बम, परमाणु बम से लैस और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा रखने वाला रूस भारत का मित्र होते हुए भी यूक्रेन युद्ध के विरुद्ध भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिस्टर पुतिन, यह युग युद्ध का नहीं है, यह बुद्ध के संदेशों, उपदेशों और उनके रास्ते पर चलने का है। यह शक्ति सिर्फ भारत महान में ही है। यह बात पुतिन भी दुनिया के मंचों पर कह रहे हैं और कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि भारत महान में लोकतंत्र मजबूत है और वहां का नेता स्पष्ट बाध्यता के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी देश दुनिया में अभी के तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता है, जो साफ बोलने, सच बोलने और मुंह पर बात बोलने की मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ऐसे नेता को पा करके हम अभिमानित हैं, गौरवान्वित हैं और उनको लख लख बधाइयां देते हैं। और उससे ज्यादा भारत महान के लोगों को लख लख बधाई देते हैं, जिन्होंने EVM के माध्यम से अपना जनादेश दिया और नरेंद्र मोदी का शासन करने का आदेश दिया। इन सब बात के एक साथ निचोड़ यह है कि जनता और जनार्दन दोनों ही बधाई के पात्र हैं। आप दोनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, लोकतंत्र चलने के लिए कुछ चीजों का निष्पक्ष होना, तटस्थ होना, मजबूत होना और ईमानदारी से काम करना बड़ा जरूरी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, ये जो कुछ संस्थाएं हैं, इस पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। लोकतंत्र को चारों तरफ से टांगे हुए हैं। 4 बंबू पर जो लोकतंत्र की तंबू टंगी है, उसमें निष्पक्ष न्यायपालिका, तटस्थ कार्यपालिका और जनभावन और जनभावनाओं का कद्र करने वाला विधायिका के साथ साथ राष्ट्र के हितों और मुद्दों को ईमानदारी से, प्रमुखता से उठाने वाली पत्रकारिता का भी योगदान होता है। और विषयों पर चर्चा क्या किया जाए वो भगवान भरोसे है, लेकिन पत्रकारिता भी भगवान भरोसे ही चल रही है। आप समाचार सवेरे 8 बजे देखें या रात के 8 बजे देखें,
समाचार चैनलों पर दुनिया भर के बातों का भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन बता करके यह साबित करना कि भारत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, यह पत्रकारिता का काम नहीं है, यह पत्रकार का काम नहीं है। यह सब हम लोगों को जान लेना चाहिए। आप समाचार में आएंगे तो कोई आदमी पाठशाला के माध्यम से श्यामपट पर लिख लिख करके ऐसे पढ़ाता है जैसे वो प्राइमरी के विद्यार्थी को पढ़ा रहा हो, क्योंकि थोड़े बहुत स्कूल तो हम भी गए हैं। जब हम ककहरा सीख रहे थे तो माँ बाप हाथ पकड़ के स्लेट पर लिखना सिखा रहे थे, हम बल्कि पटरी पर लिखे, पटरी पर स्लेट से उसको मिटाए हैं और चौक से लिखे हैं। उसके बाद जब थोड़ा और बड़े हुए तो अध्यापक जी, हमारे मास्टर जी श्यामपट पर लिखे और हम उसका कॉपी किए हैं। उसके बाद जब और हायर एजुकेशन में है तो उन्होंने किताब से पढ़ना शुरू किया है, लेक्चर दिया और हम उस लेक्चर में पॉइंट नोट किए हैं। उसके बाद जब और आगे गए तो राउंड टेबल पर वो बैठे हैं और हमको पढ़ाए हैं, अब पढ़ने को बोले हैं और अपना हमारे पर पॉइंट आउट किया है। तो इस तरह की पढ़ाई होती है। लेकिन अब समाचार चैनल पर भी श्यामपट पर लिख लिख करके पढ़ाया और समझाया जाने लगा है, क्योंकि उनको पता है कि आप समझदार नहीं है, जब तक हम लिखेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरह की समाचार की गुणवत्ता आ गई है। समाचार चैनल में काम करने वाले लोग खींच खाच के पास होते हैं, उनको ना तो हिंदी बोलने आती है ना अंग्रेजी बोलने आती है। समाचार पर भाषा का जितना विभत्स प्रदर्शन हो रहा है वो काबिले गौर है और उस पर चिंता किया जाए, लेकिन वो आपके दिमाग को ये समझ रहे हैं कि आप ना समझ आदमी, इसलिए उसको श्यामपट पर लिख लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अलग बात है। मित्रों, चिंता का विषय यह है कि जब समाचार चैनल पर आने लगे कि रसिया का जीडीपी इतना है, अमेरिका का जीडीपी इतना है और भारत का इतना है, तो आप समझ लीजिए कि वह समाचार चैनल नहीं है, सरकार का प्रवक्ता है। और पत्रकारिता प्रवक्ता का काम नहीं है। प्रवक्ता के लिए पार्टी अलग अलग प्रवक्ता रखती है, स्पोक पर्सन रखती है, और सरकारें उसके लिए पीआरओ रखती हैं। अब समाचार चैनल वाले ही प्रवक्ता और पीआरओ का काम करने लगे तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा, यह सोचने वाली बात है। मैं उन दोनों तरह की पत्रकारिता को बिल्कुल बुरा मानता हूं, जो या तो स्ट्रीम सरकार का आलोचना करे या स्ट्रीम सरकार का समालोचना करे, या तो अंधभक्ति में सरकार के हर बात का समर्थन करे, लोकतंत्र के लिए वो भी घातक है, और अंधभक्ति में बिल्कुल सरकार के हर निर्णय का विरोध किए, यह भी घातक है। बल्कि मेरा ये मानना है कि कम से कम अंधभक्ति में समर्थन करने वाले से विरोध करने वाले को मैं ज्यादा नंबर दूंगा, क्योंकि आपका काम है जनता का प्रश्न उठाना ताकि सरकार तक जाए। लेकिन सरकार के लोकप्रिय नारों, सरकार के योजनाओं और सरकार के क्रियाकलाप को भी जनता तक पहुंचाना है आपका काम है, क्योंकि आप ही के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि भाई सरकार ने मुफ्त टीकाकरण किया है। अगर संचार माध्यमों से लोगों को नहीं पता चलता, कोरोना काल के महामारी में हमारे डॉक्टर, वैद्य और निजी अस्पताल वाले हमको लूट लेते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये सरकार ने इस योजनाओं को मुफ्त में लागू किया है। तो सरकार की योजनाओं को जनता को अवगत कराना, जनता को जागरूक कराना भी पत्रकारिता का एक अंग है, और यह भी पत्रकारों को करते रहना चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि पत्रकारिता इस स्तर पर आ गई है कि वो सरकार के निर्णय को सही साबित करने के लिए मनगढ़ंत तर्के गढ़ रही है। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि आदमी दो तरह का होता है, एक तो वो वेद से समझता समझाता है और एक लबेद से समझता समझाता है। तो जहां वेद की जगह लबेद चलने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी समझदारी कहाँ गई है और कितने तक गई है। इन सब विषयों पर विचार जरूर होना चाहिए, और पत्रकारों को भी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन के तहत काम करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार आपके लिए कोई गाइडलाइन बनाती है तो आपको रुदाली करने का मौका मिलेगा कि सरकार हर चीज पर अपना प्रभाव जमा रही है। आप लोगों ने किचन में झांकने तक का इल्जाम लगा दिया है कि अब सरकार हमारे फ्रिज में झांकेगी। अरे फ्रिज में सरकार अगर झांकना बंद नहीं करती आपके दबाव में, तो कम से कम 36 टुकड़ा में पड़े हुई एक बच्ची का लाश फ्रिज में नहीं रह पाता। सरकार फ्रिज झांकती तो उस फ्रिज खरीदने वाले को पता चलता कि अगर फ्रिज में रखेंगे तो सरकार कभी भी झांक सकती है, तो कम से कम वो 48 टुकड़ा करके फ्रीजर में नहीं बंद करता। एक लड़की अपने जान से गई आपके बेमतलब के बकवास में। लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं या कह रहा हूं कि भाई
समाचार चैनलों पर तो जरूर फुल कवरेज में उस लड़की के 36-48 टुकड़े के वर्णन आ रहा है, लेकिन उसके समर्थन में कोई राजनीतिक दल अब तक क्यों नहीं आया, यह एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि मरने वाली श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ श्रद्धा रखने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि श्रद्धा नाम से ही सत्य सनातन का बू आने लगता है उन लोगों को। क्योंकि बवाल तो तब होता, सरकार से सवाल तब होता जब पहलू खान नाम का कोई मरता या श्रद्धा की जगह सैराबानो मरती, फिर ये बवाल होता कि भाई इस देश में रहने योग्य नहीं है। मुंबई की वो 2-2 रुपया वाली 2-2 कौड़े की अभिनेत्रियां, जिनको साइड रोल के लिए भी कई तरह की समझौते करने पड़ते हैं और कई तरह की समझौता अंग प्रदर्शन और पता न क्या क्या करने के बाद 2-4-5 मिनट के लिए कोई रोल मिल जाता है, वो भी अपने छाती के ऊपर बोर्ड लगा के बोलते हैं कि मुझे शर्मिंदा है, भारत में रहना के लिए मैं जिंदा है, वगैरह वगैरह। उनमें से किसी ने श्रद्धा के पक्ष में एक शब्द भी ना तो ट्वीट किया, ना छाती पर पट्टी लगाया, जबकि वो मुंबई की लड़की थी। मुंबई में जहां वो रहती हैं सब 2-2 कौड़ी वाली वहीं का रहने वाली थी, लेकिन कहीं नहीं किया। लेकिन मैं अब तक समाचार चैनल के किसी वरिष्ठ पत्रकार से, किसी संवाददाता के, किसी संपादक के मुंह से यह प्रश्न उठाते नहीं सुना कि भाई राजनीतिक दल के लोग कहाँ हो। कम से कम हर बात पर हर लोगों से फोन करके पूछने वाला कि भाई इस विषय में आपका क्या राय है। यह पूछने बताने पर किसी ने किसी ऐसे नेताओं से नहीं पूछा जिसने पहलू खान पर बवाल काटा था, जिसने और लोगों पर बवाल काटा था, उनमें से किसी ने नहीं पूछा। तो समाचार चैनल वालों को उन लोगों से पूछना चाहिए ना भाई, जो मुसलमान के मरने पर मॉब लिंचिंग का ढिढोरा पीटता है और श्रद्धा के मरने पर चुपचाप है। उनसे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ पत्रकारिता ईमानदार नहीं है, पत्रकारिता तटस्थ नहीं है। पत्रकारिता वही करती है जो सरकार की सुविधा के लिए होता है। या तो वो उनका इंटरव्यू दिखाती है जिसके उत्प्रेरण से भारत के भावना भड़के और हिंदू हितों की वोटों में ध्रुवीकरण हो, या वो बताता है जिससे सरकार का इमेज बिल्डअप का काम हो, मतलब पीआर एजेंसी के रूप में काम करे। अगर इसी तरह से होता रहा तो सरकार के चमचागिरी में ऐसा ना हो कि समाज से आप कट जाए। यह बात अब दिखने लगा है कि लोग समाचारों पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और लोग सोशल मीडिया पर भरोसा करने लगे हैं, जिसका कई सिरफिरे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप गलत सलत पोस्ट कर देते हैं कि उनको पता है एक बार पोस्ट करने के बाद 2-4-5-10 लोग तो देख ही लेंगे, उनका मोटो सॉल्व हो जाता है। लेकिन किसी समाचार चैनल ने इन बात की तहकीकात करने का प्रयास नहीं किया कि इस तरह की वातावरण देश में क्यों उत्पन्न होता है जब लड़कियों को 48 टुकड़े में कटना पड़ता है। इसकी तहकीकात स्टिंग ऑपरेशन में कभी नहीं हुआ कि यह फंड कहां से आता है, ये जो लोग इतनी ऐश जैश में रहते हैं वो कहां से व्यवस्था करते हैं। यह लड़का जिसने उस लड़के को 48 टुकड़े में काटा, उसने कम से कम 50-60 हजार रुपया का, मेरे ख्याल से, मुझे मालूम नहीं है कि 35-40 हजार रुपये का फ्रिज मिलता है कि 40-50 हजार का मिलता है, क्योंकि मेरे घर में बड़ा पुराना फ्रिज है, अभी तक काम कर रहा है, तो हमने बदला नहीं है। बहुत दिन पहले 12 हजार का लिया था, अब पता ना वो बढ़ के 18 हजार का हुआ है कि 38 हजार का हुआ है, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोला। लेकिन 12 हजार वाला भी मान लिया जाए आज के तारीख में मिल रहा होगा, तो 12 हजार खर्च करके उसने फ्रिज लिया है, 100-200 रुपया खर्च करके आरी लिया है, कुछ रासायनिक पदार्थ लिया है धोने धाने के लिए, मतलब 5-10-20 हजार रुपया तो कम से कम उसका सीधा सीधा खर्च दिख रहा है। बम्बई से चल करके यहाँ बिना किसी काम रोजगार के लिए 20 हजार रुपया खर्च कर देना और उसके बाद 6 महीने से यहाँ पर टिके रहना का स्रोत क्या है, कोई जांच एजेंसी इस विषय पर नहीं जांच रही और समाचार चैनल वाले भी इस पर कोई स्टिंग नहीं कर रहे। समाचार चैनल वाले मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले के अपराधियों को स्टिंग करके मनीष सिसोदिया को उसमें विक्टिम बनाने और एसोसिएट करने का काम बड़ी जल्दी से किए, लेकिन इन सब विषय पर कोई नहीं कर रहा है। यह सोचने वाला विषय है। समाचार चैनलों की साख इसके पहले कि बिल्कुल धूमिल हो जाए, खत्म हो जाए, विश्वास खो दें, उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि आपने स्वयं को चौथा स्तंभ घोषित किया है और हम आपके इस बात को मान भी रहे हैं। तो अगर आप चौथा स्तंभ है तो कुछ चतुराई से काम करिए और राष्ट्र के हितों को इंडोर्स करिए और राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता दीजिए। सरकार के आलोचना करने वाले मुद्दे की आलोचना करिए और सरकार के जन लुभावन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि यही आपका काम है।
कंपैरिजन करके चैनल पर बताना कि फलाने सरकार के टाइम में पेट्रोल इस रुपया था तो ये था, फिर ये था, फिर इस टाइम में ये था तो ये था, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल का दाम तो भगवान की कृपा से बढ़ रहा है, यह साबित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब पब्लिक है, सब जानती है, सबके गले पहुंचाती है। समाचार चैनलों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।